बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बल्कि इस श्योरिटी के साथ कि आप सब बड़े खुश भी होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़तह जो है वो समेटी है और पाकिस्तान जो है बड़े सालों बाद हमने देखा, बल्कि वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा फर्स्ट टाइम इंडिया से हम लोग जीते हैं और सारी कौम भी बहुत खुशियाँ मना रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। उसके साथ साथ हमजा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी है और बल्कि जितने भी आप कह लें कि जितने आउट ऑफ कंट्री जितने पाकिस्तानी रह रहे हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इवन कि आपने सोशल मीडिया का हैंडल अगर आप उसको कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको हर दूसरी पोस्ट जो है उसमें आपको पाकिस्तानियों का जश्न जो नज़र आ रहा होगा। हर कोई पाकिस्तानियों की जीत का जश्न जो है उसमें रंगा हुआ और खुशियाँ मना रहे हैं और एक एक लम्हा जो है हमने एंजॉय किया। मैं तो 3 बार हाइलाइट्स अब तक देख चुका हूँ, हालांकि मैंने हर गेम देखी थी। अच्छा, वैसे मैंने तो खुद सारा मैच देखा, लेकिन मैंने हाइलाइट्स जो है ना उसमें वो जो एंड था ना विनिंग वाली जो थी वो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ, उसमें तो काउंट भी नहीं किया मैंने। अच्छा, लेकिन वो विनिंग मोमेंट्स बहुत मैंने कई दफ़ा जो है ना मतलब रिवाइंड करके पीछे करके जो पहला छक्का मारा था ना रिजवान ने, वो छक्का मैंने बार बार भुवनेश्वर कुमार को जो मैंने मारा था वो मैंने बार बार देखा। वहां से लगा कि भाई बल्ले पे आएगा गेंद। अच्छा, वैसे बहुत सारे हल्कों में ये बातें हो रही थी कि ड्यू फैक्टर की वजह से भी हो सकता है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए हम देखें कि तारीख जो है वो बदल दी है शाहीनों ने और भारत के गुरूर का जो बुत था वो पाश भी कर दिया। ये शाहीनों से मुझे याद आया कि वो अब हम देखें हम हैं बहुत क्रिएटिव कौम है। चल रहा था कि अल्लामा इकबाल जिस शाहीन का जिक्र करते रहे वो शाहीन शाह अफरीदी है। जिस तरह की कल बॉलिंग की है, क्या बात है, क्या यॉर्कर था रोहित शर्मा को तो पहले ओवर में आउट होने की पाकिस्तान के खिलाफ आदत पड़ गई है। पहले आमिर के साथ हमने अक्सर देखा। अच्छा, मैन ऑफ द मैच भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी इस वजह से थे क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भी खेला, मैच में पार्टिसिपेट किया। खैर, T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में अपने रवायती हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत का 152 रन का जो हदफ था वो 18वें ओवर में हासिल कर लिया। जी, अब ये मेरा ख्याल है कि जो नंबर्स हैं ना वो आप सारों को अच्छी तरह से याद हैं कि बाबर ने कितने किए, कितनी गेंदें खेली, रिजवान ने कितने किए, कितनी गेंदें खेली, शाहीन ने, और हसन अली का स्पेल जो है उस पर सब कुछ नाराज़ भी थे कि अच्छा क्या हो गया, लेकिन उन्होंने आते ही जो विकेट ली वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। हम बात करेंगे, आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आमिर भाई, कितने एक्साइटेड हैं आप और पूरी कौम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या मतलब कि सब कुछ बेहतरीन कर दिया कल पाकिस्तान ने? बहुत जबरदस्त थी, सारी रात खुशी से नींद ही नहीं आई। इसलिए जो है वो दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा। देखिए बहुत अरसा लगा पाकिस्तान को एक आईसीसी इवेंट में फतह हासिल करने के लिए, और कल जो जिस तरह पाकिस्तान खेला है, आई थिंक ये है पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड। जो हम लोगों ने पिछले बहुत अरसे से जो क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान का कभी भी ब्रांड नहीं था। देखिए, अगर आप अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो थे वो हनीफ मोहम्मद साहब, इम्तियाज अहमद साहब, माजिद खान, सादिक मोहम्मद, मोहसिन अनवर, आमिर सुहेल, लॉन्ग लिस्ट है। लेकिन हम लोग जो है वो चले गए छक्के वाले प्लेयरों की तरफ, और आपने देखा कि वो उसने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व नहीं किया। मैं काफी अरसे से यही कहता आ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में सिंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, और कल पाकिस्तान देखे मैं यही फॉर्मूला देता था कि 70 सिंगलें, 16 चौके और 4 छक्के आपको 160-70 करवाते हैं। तो आपको जाके ऊट पटांग शॉटे मारने की जरूरत क्या है? कल हमने 12 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, और उसके अलावा सारी हमने सिंगल और दुक्के किए। जो सिंगल है इवन T20 क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तानी प्लेयर सिंगलें कर रहे थे तो उसके बाद बॉलर फ्रस्ट्रेशन में आपको खुद ही बॉल दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इसको अगर फॉलो करता रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाती जाएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आमिर सुहेल साहब, जिस तरह से कुछ जो हल्के उनका ये ख्याल था कि जो क्रिकेट ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है इसमें पावर हिटिंग जो है ना वो टेक्निक ज़्यादा, मतलब वो जो खिलाड़ी वो वाले होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तो कल उन तमाम चीज़ों को गलत साबित कर दिया है।
देखिए पावर हिटिंग की जरूरत होती है T20 क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका टाइम होता है। आप हर मैच में जाके जो है वो आंखें बंद करके नहीं मार सकते। आप देखें इस वक्त छक्के मारने वाले प्लेयरों में कौन सा कामयाब हुआ, मुझे ये बताएं। स्ट्रगल कर रहे हैं सारे। आप क्या देख रहे थे कल? बहुत ही मुख्तलिफ एक चीज़ ये थी इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर कि जिस तरह से आप सिंगल डबल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जहां पर डबल हो सकती थी, पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर सिंगल किया करते थे, लेकिन जब हम आखिरी देखें 18वां ओवर है, वहां पर भी स्टेमिना बेहतरीन है, जज्बा बेहतरीन है, वहां पर शायद हम आम हालत में सिंगल ही करते हैं, जहां पर उन्होंने डबल करके जीत लिया। तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन दोनों के दरमियान में थी, केमिस्ट्री बेहतरीन थी। और आप क्या देखते हैं, फिटनेस लेवल कैसा था? फिटनेस लेवल भी बहुत जबरदस्त था जी। अंडर लाइट स्पेशली इस मौसम में खेलना, आप जब पसीने निकल रहे हो तो आप ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन दोनों बैट्समैन जो है उन्होंने फिटनेस भी दिखाई, कोऑर्डिनेशन भी दिखाई और अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई और फील्डर्स को अटैक किया। वो जो फील्डर्स को अटैक किया पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, आप एक जहां पे 1 रन हो वहां पे आप भाग के 2 रन ले रहे हैं और फील्डरों को चैलेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर आता है टीम के ऊपर और बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है और बॉलर फ्रस्ट्रेट होता है। सो हम लोगों ने ओवरऑल कल पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थी, इसमें कोई शक नहीं। बॉलिंग से लेके फील्डिंग से लेके बैटिंग अप्रोच हर चीज ठीक थी, हर चीज ठीक कर रही थी। और कप्तान आमिर भाई, कप्तान कैसा था और कप्तानी कैसी थी? क्योंकि बड़े सवालात बाबर की कप्तानी पे बहरहाल उठते रहे। हमने देखा कि शाहीन विकेट ले रहे थे, उन्होंने तीसरा ओवर करवा दिया जहां पर सारे कह रहे थे कि शायद शाहीन के साथ ही हमें जाना चाहिए, लेकिन एक जगह थी जब हफीज ने 2 ओवर अच्छे कर दिए थे, हसन को मार पड़ रही थी, हफीज से क्या 1 आधा ओवर मजीद करवाया जा सकता था वहां पर, या आप समझते हैं कि नहीं बेहतरीन फैसले किए गए? देखिए उन्होंने बिल्कुल सही कैप्टनसी की और अगर आप ये कोई कहता है कि हसन अली को क्यों बॉलिंग कराई, हसन अली आपके मेन बॉलर है, उनको आप टीम में सिलेक्ट करते हैं 4 ओवर्स करने के लिए और उसमें इमाद वसीम भी 4 ओवर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो बैट्समैन को सरप्राइज करते रहे। और ठीक है हसन अली को 1 ओवर में मार पड़ गई, लेकिन क्रिकेट में होता है, एक आधा बॉलर तो किसी की जद में आता है बड़े मैच में, तो वो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। देखे जो कैप्टन है वो उसको टीम अच्छी मिलेगी तो वो अपनी कैप्टनसी अच्छी करेगा, टीम अच्छी नहीं होगी तो उसके बाद कप्तान जो है वो नर्वस ही आपको नजर आएगा। और आप ये देखें कि जो क्रिटिसिज्म पहली जो टीम सिलेक्शन की आपने उसके ऊपर हुआ, वो क्रिटिसिज्म या तनकीद बराए इस्लाह थी, तनकीद बराए तनकीद नहीं थी। आप देखिए आपने टीम चेंज की, टीम ने एक अच्छा जो है वो आउटलुक देना शुरू किया, दूसरे भी नर्वस हुए और हमने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ पाकिस्तान की टीम जो है वो ये वाली टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंच सकती है। तो बात सिंपल सी है कि अव्वल तो मैं समझता हूँ कि आपको सरफराज को चेंज नहीं करना चाहिए था कैप्टन, वो ठीक है आउट ऑफ फॉर्म थे, जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे उनको पाकिस्तान की जो थिंक टैंक था और जो कोचेस थे उनकी हेल्प की जरूरत थी, आपने उनको उठा के साइड पे कर दिया, बाबर को कप्तान बना दिया। अब आपने जब बाबर को कप्तान बनाया तो पीसीबी को अपने डिसीजन को सपोर्ट करना उन्होंने उसकी मदद करके बताना लोगों को कि हमने डिसीजन सही किया। यहाँ पे जो भी नया आता है वो आके अपनी थ्योरी लेके आ जाता है और वो जो पहले डिसीजन होते हैं उनको कैरी ऑन नहीं करता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वक्ती तौर पर रुक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आमिर साहब, लेकिन अब हम अगर कल वाली जीत को देख लेते हैं जो कि शानदार किस्म का मैच भी खेला गया, इसकी जो हमें मतलब हम जीते हैं तो इससे कितना ज़्यादा जो बाकी मैचेस पर असर पड़ेगा और दूसरी टीमों पर इसका कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा आने वाले मैचेस में? देखिए दूसरी टीमें आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी और भाई इनके साथ हम डील किस तरह करेंगे, इनकी तो बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है और ये फील्डिंग बहुत अलग कर रहे हैं। सो एक प्रेशर तो क्रिएट हो गया है। देखिए अब पाकिस्तान के लिए तो बड़ा आसान हो गया है, एक तो ग्रुप भी आसान है, इसमें नामीबिया है और एक तो और टीम है जो आसान मैचेस होंगे। अब पाकिस्तान को क्या करना है, अब आप पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से एक मैच जीतना है तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो। सो पाकिस्तान को यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है। हाँ एक आधे मैच में दे कैन ट्राई आउट कि जो पावर हिटर अगर विकेटें आगे जाके पिचेस आपको अच्छी मिलती हैं जहां पे आप समझते हैं कि 170
80 विल नॉट बी इनफ, आपको और ज्यादा रन करने पड़ेंगे। वहां पे आप फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि बड़े मैच के लिए आपके पास प्रेपरेशन हो। बाकी आई थिंक यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट चलना चाहिए। अच्छा ठीक है आमिर भाई, एक हमने बड़ी तब्दीली देखी है हारिस रऊफ की बॉलिंग के अंदर, एक मतलब कि बहुत ही मतलब कहें कि मौजज़ाती तब्दीली थी, और हारिस जिस तरह से 4 स्लो बॉल भी उन्होंने एक ओवर के अंदर किए हैं। जब वकार यूनिस वहाँ पर बैठे हुए थे तब हमें ये बॉलिंग नज़र नहीं आ रही थी हारिस रऊफ की तरफ से, और तब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब इतना सीनियर पाकिस्तान का लेजेंड जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हो। इस तब्दीली की वजह आप क्या समझते हैं? गेम प्लान बेहतर समझ गए हैं या फिर एक्सपीरियंस आता जा रहा है? एक्सपीरियंस भी आता जा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि प्रेशर में आए हुए थे। देखिए काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही थी ऑन द मीडिया कि या हारिस रऊफ को खिलाया जाए या किसी नए लड़के को, वसीम को या किसी और को चांस दिया जाए। सो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई अब पाकिस्तान की टीम में रहने के लिए मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा और मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और देखिए उन्होंने स्लोअर वन भी किए। ये तो देखिए कोऑर्डिनेशन की बात है। कोच ने बॉलर को बताना है कि आज अगर उसने 5 आउट भी कर दिए हैं तो डिस्कस करते हुए बड़े आराम से आपने बातों बातों में उसको इनकरेज करते हुए ये कहना है कि अगर और ज्यादा इंप्रूव करना है, हमें आपसे और ज्यादा की तवक्को है, तो आप ये चीज भी सीख लें, स्लो वन भी सीख लें, स्लो बाउंसर भी सीख लें। ये तो हर दफा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है आमिर भाई, एक और चीज़ है, कल के मैच में हमने नहीं देखा जो मतलब कि हम इंग्लैंड की तरफ से भी देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसी तौर पर रिवर्स स्वीप का। कल स्पिन बॉलिंग थी ना, इंडिया उस तरह से जा रहा था, ऋषभ पंत ने 1 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा, लेकिन ना पाकिस्तान ने इम्प्रोवाइज़ किया उसके अंदर, और वो टीम्स ये कर रही हैं। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी गेम ही ये है, हमें ऐसे ही जाना चाहिए, और उनके लिए फिर हमें क्या करना होगा? हमारे स्पिनर्स जो है खतरे में आ सकते हैं कल को उनसे मैचेस होने? देखिए बात ये है कि जब आपके वैसे ही रन हो रहे हैं सामने इधर उधर खेल के, तो आपको इन शॉटों की जरूरत क्या है? हाँ, ये शॉट आप उस वक्त एम्प्लॉय करते हैं जब आपको बॉलर कुछ नहीं दे रहा। आपको आप अपनी नेचुरल जो क्रिकेट खेलते हैं, जो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा एज ए बैट्समैन, तब आप इस तरह की चीजें ट्राई करते हैं। जब आपको रन्स मिल रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की जरूरत कोई नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो रिवर्स स्वीप मारने वाला बॉलर बैट्समैन है, एक तो आपने उसको फुलर लेंथ के ऊपर बॉल करना है, दैट इज फॉर श्योर। और जब वो टाइम से पहले अपना स्टांस चेंज करता है या बल्ला वो कहता है रिवर्स स्वीप के लिए मारना, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश होनी चाहिए गेंद ज्यादा से ज्यादा आगे फेंके और विद इन द स्टंप्स फेंके, तो आपको कामयाबी होगी। और आपने देखा है जिसने रिवर्स स्वीप मारी है, फुलर लेंथ पे बॉल आया, या तो वो बोल्ड हुआ है या लेग बिफोर हुआ है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से हमने पहले ही देखा था, मैचेस होने से पहले ही कैप्टन जो है बाबर आजम, उन्होंने पहले ही कहा था कि ओपनिंग पेयर जो है ये इस तरह से आएंगे और ओपनिंग पेयर में मैं और रिजवान ही होंगे। आप समझते हैं कि डिसीजन बहुत अच्छा था और नेक्स्ट जो मैचेस होंगे उनमें भी इसी हिकमत अमली के साथ हमें जाना होगा? देखिए आप काफी अरसे से करते आ रहे हैं ये बाबर और रिजवान ओपन। एक कंसर्न था कि रिजवान की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, लेकिन अंडर प्रेशर आके वो थोड़े शुरू में थोड़ा सा नर्वस नजर आए कि गेंद की तरफ जा रहे थे वो, लेकिन जैसे ही उनको एक आधा चौका मिला, ही सेटल डाउन, हिज नर्व्स वर सेटल्ड और बिल्कुल अच्छा खेले। और देखिए ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, दोनों प्लेयर जो है ये इम्प्रोवाइज करना इनको पता है, सिंगल दूसरा भी करना इनको पता है। सो अगर ये आपको अच्छा करके देते हैं और उसके बाद फखर को आप नंबर 3 के ऊपर रख रहे हैं, और आपको फखर को भी ये बताना है कि भी आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से या अपनी ए गेम से परे ना हो, आप वही करें, लेकिन अपनी गेम में सिंगल्स लेके आए, सिंगल दुक्का लेके आए, बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट करें। लाइंस है चौके छक्के पे वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है आमिर भाई, आखिर में विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं। बड़ी बेहतरीन क्रिकेट कल उन्होंने खेली है। कल हमें विराट कोहली बाबर आजम स्टाइल में बैटिंग करते नजर आ रहे थे, उनका उमूमी जो स्टाइल है वो नजर नहीं आ रहा था। फिर बाबर की पोजीशन समझ आ रही थी कि जब 3-4 खिलाड़ी आउट होते हैं, बाबर के पास T20 में भी ऑप्शन नहीं रहती और कोई क्रिकेट खेलने के लिए, जैसी कल विराट कोहली खेल रहे थे। आप क्या समझते हैं कि बहुत बेहतरीन दिमाग है जो सिचुएशन को समझ रहा है, इसीलिए भारत 150 तक चला गया, वरना 110-20 भी हो सकते थे?
बिल्कुल आपने सही असेस किया, यही होना था अगर वो विकेट के ऊपर ना रहते। देखिए जैसे ही उनके 2 आउट हुए तो आपको उनकी अप्रोच से पता लग जाना चाहिए था कि आप ये 160 का सोच रहे हैं, पहले ये 180 का सोच रहे होंगे। लेकिन जैसे तीसरी विकेट गिरी तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपना माइंड मेकअप 140 के ऊपर किया हुआ था कि इधर तक पहुंचे तो शायद कोई मैच बन जाए। लेकिन देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त की, उनको सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। जो बहुत बड़ा कंसर्न था शादाब का, शादाब ने कल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। जी जी बिल्कुल ऐसी भी बहुत, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज हुआ कि वहां पे जहां पे शादाब बॉलिंग करने आए, अगर उनको मार पड़ जाती तो अगर आपके 3 आउट भी हुए थे तो वो फिर अपने आप को उस पोजीशन पे ले आते कि वो 170 और 75 कर जाते। बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास से आप बात कर रहे थे, सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आमिर भाई जिस तरह से कह रहे थे कि जी कि रात भर नींद नहीं आई है और ऐसा ही है, ट्वीट्स होती रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगती रही हैं, मीम्स बनती रही हैं और क्या ही बात है, बेहतरीन खेल पेश किया। वो जारी रहेगा नेक्स्ट मैच तक जब तक हम वो वाला कल मैच है। और बाबर आजम ने बड़ी खूबसूरत स्पीच की है अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर। उन्होंने कहा कि जी हमें गलती करते हैं कि हमने एक मैच जीत लिया, हम उसी की जो है ना सोच में रहते हैं, उसी के जश्न के अंदर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मैचेस पड़े हैं, इससे बाहर निकलकर अब उनको भी जीतना है और फाइनल तक हमने जाना है और इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच हमें कल नजर आई है। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर चीज़ों पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ क्रिकेट की बात कर रहे थे इससे पहले, जिस तरह से हम लोग जिक्र कर रहे थे ना, तो कुछ ये हो रहा होता है कि जज्बात जो हमारे हैं ना वो ऊपर नीचे ऐसे हो रहे होते हैं और हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपनी सिचुएशन के ऊपर। जिस तरह से इंडियंस खास तौर पर कल बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमें तो कोई पाकिस्तान को जीता नहीं हमारे से, तो अभी भी नहीं जीत सकता और हम जो है हरा देंगे आराम से पाकिस्तान को। लेकिन जैसे ही सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई है और जैसे इसके रिजल्ट आने लगा, उनको लगा कोई आउट नहीं हो रहा है, तो वो अपनी नर्व पे काबू ही नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर कंट्रोल उनका बहुत ज़्यादा लूज होता जा रहा था। ये दोनों तरफ, मतलब कहीं पर भी दुनिया में कभी मैच हो रहा हो, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हो या कोई भी खेल खेला जा रहा हो, इसमें हम अमूमी तौर पर यही देखते हैं कि जब पाक भारत मैच होता है, वैसे तो हम उसमें ये देखते हैं कि टीवी टूटते हैं, उस तरफ टूटे या इस तरफ टूटे, लोग नाराज़ होते हैं, लोग प्लेयर्स जो हैं, हम पहले ये भी देखते रहे कि भारत जब खिलाड़ी कुछ बुरा परफॉर्म करते हैं तो इवन उनके घरों के सामने जाके एहतजाज भी वहाँ पर किया जाता है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे होते हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ये क्या होता है कि हम पहले उस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमने मतलब कि अपने मुल्क का झंडा जो है वो ज़ेब-ए-तन किया होता है, किट्स पहने हुए होती हैं, यानी कि हम आपको हर बुरे अच्छे हाल में जी हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मैच से पहले तो नहीं पता होता, जैसे ही मैच खत्म होता है तो हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, ऐसे जज्बाती होते हैं कि हम लोग अपने टीम के जो लोग होते हैं उनको बुरा भला बोल रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन के ऊपर हमें किस तरह से कंट्रोल करना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, पहले तो हमें ये बताइएगा कि किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग अपनी नर्व्स पे, क्योंकि हम अगर अपनी भी एग्जांपल ले लें तो हम लोग खुद भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते हैं सिचुएशन को, अगर ऐसी सिचुएशन में हम चले जाए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया। इसमें एक चीज़ होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिसका आपने भी अक्सर सुना होगा। जब भी कोई गेम होती है उसमें या आप हारते हैं या जीतते हैं, मतलब फेलियर्स आर पार्ट ऑफ गेम, या आप विन करेंगे या आप हारेंगे। तो उसमें ये चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत होती है कि अगर आप हारते हैं तो आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना, उस अगले बंदे की जीत को ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है उसको, और अपने अगर आपने कोई गलती की है उस गलती से सीखना है, क्योंकि कोई भी गेम दुनिया की ले लें उसमें हार जीत दोनों तरह से चलता रहता है। कोई भी टीम ऐसी नहीं होती जो हमेशा जीतती रहती है और कोई भी टीम ऐसी नहीं होती जो हमेशा हारती रहती है। तो ये हार जीत गेम का पार्ट होती है। असल में पाकिस्तान इंडिया का मैच ना बेसिकली ये गेम से कुछ ज़्यादा चीज़ होती है। ये ऐसे लग रहा होता है एक जंग का समा चल रहा है और उसमें उसको एक वॉर की तरह ही लिया जाता है। अभी इट्स ऑन बोथ साइड्स। अगर इंडियन कौम बहुत जज्बाती है तो पाकिस्तानी कौम भी कोई कम जज्बाती नहीं है।
कल से जितने भी मीम्स आ रहे हैं जो इंडिया के बहुत अगेंस्ट आ रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, ये चीज़ें इतना हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। हम सबको एज ए नेशंस ये सीखने की ज़रूरत है कि हार जीत ये गेम है, ये कोई जंग नहीं है। और ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत हाल में क्या करना है कि जब आप ओवर थ्रो दूसरी टीम दे रही है, 5 रन मिल रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन साथ ही आप अपनी टीम से इतने नाराज़ हो गए हैं, तो ये जो हमारे मूड स्विंग्स हैं, ये जो हमारे जज्बात हैं, चौके छक्के के साथ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, ये बता रहे होते हैं। खुद पर कंट्रोल एज अ फैन हमने कैसे रखना है? उसमें ये बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ का ना प्लेयर्स पे बहुत स्ट्रेस जाता है, बल्कि वो डिस्ट्रेस जाता है। इससे पहले पाकिस्तानी टीम भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में रही थी, बल्कि जो शाहीन अफरीदी का सेकंड लास्ट ओवर था वो शो कर रहा था कि वो कितने प्रेशर में बॉलिंग करवा रहा है, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। आप उस तरह कर ही नहीं सकते जिस तरह आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उस तरह नहीं दे पाते। तो इस हमें एज ए शायकीन या एज ए जो हम फैन ये समझने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा हमें अपने प्लेयर से बहुत मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस देना उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ तो हम खुद स्ट्रेस में है ना, हम तो खुद परेशान है, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। अब मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, कैसे कंट्रोल करूँगा? हमें पहली चीज़ के इसको हमने एज ए गेम ही मानना है। हम देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि हम ये कह रहे होते हैं अक्सर कि इंडिया से नहीं हारना चाहिए, बाकी किसी भी टीम से हार जाए कोई मसला नहीं। तो हम इंडिया से हारने पे इतना क्यों इफेक्ट होते हैं? क्योंकि हम इसको एक गेम नहीं ले रहे होते। वहाँ पे ये एक नेशन की जंग चल रही होती है। तो ये जंग नहीं है, ये एक गेम है, और गेम में आप हारते भी हैं, गेम में आप जीतते भी हैं, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना है। अगर कल इंडिया ने ऐसा किया है, इंडिया के लोगों ने ऐसा किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस तरह का मौका आए तो हम भी अपने प्लेयर्स के साथ इसी तरह करें। हमने उनके साथ ऐसे नहीं करना। हमने ये चीज़ सीखनी है कि ये एक गेम है। आप किसी भी गेम में जाते हैं, आप या जीते या हारते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और दोनों चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी है। ये ऐसे, लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा हो तो इस जज्बात पे काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। बस हमें ठंडा पानी पी लेना चाहिए। हाँ, हमें आपसे यही इंस्टेंट हेल्प करना चाहिए कि और क्या हो सकता है इसका हल। एग्जैक्टली कुछ ऐसे स्ट्रेस रिलीवर, जैसे अगर नहीं बर्दाश्त हो रही चीज़ें, नहीं इस तरह की चल रही, आप ना देखें मैच, टीवी बंद कर दें। टीम को बुरा भला कहने की बजाय हम मैच बंद कर दें, या अपने आप को किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लें, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें खुद को भी सीखनी है। अगर वो चीज़ नहीं हमसे बर्दाश्त हो रही, नहीं हैंडल हो रही, तो थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दिया जाए, उसके बारे में बात ना की जाए, और अपने आप को किसी और तरफ बिजी कर लिया जाए। ठीक है, लंबे सांस लें, ठंडा पानी पिएं, और पुरानी अच्छी इनिंग्स याद करें अपने खिलाड़ियों की, वो मैचेस याद करें कि जो वो जीत के लेके आए थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे से आप बात कर रही थी, लेकिन ये होता है ऐसे ही है, वैसे इधर हो या उधर हो। हमें याद है आज तक मिसबाउल हक ने जो शॉट खेला था पाकिस्तान को लेके भी जीत तक वही आए थे, लेकिन बाद में उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। वो भी ऐसी था कि अगर मिसबा ना होते तो शायद पाकिस्तान इतना करीब भी ना रहा होता, लेकिन आज तक सबको वो याद है, इसीलिए हम उसका तस्करा भी कर रहे हैं। और कल मैच के दौरान वो मोमेंट्स बार बार दिखाए भी जा रहे थे। अच्छा, अब ये वाला जो मैच है ना, ये भी पता नहीं कब तक हम दिखाते रहेंगे, और कब तक हम ये एक चीज, एक बॉल याद होगी हमें। 1 साल बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप है, अगर हमें फाइनल में भारत नहीं मिलता तो फिर कुछ और भी, मतलब कि हम जीतते रहेंगे, क्योंकि टीम हमारी अब तगड़ी नजर आ रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, नजर ना लग जाए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं अवाम की भी। और अवाम जो है वो थोड़ी खुशियों से ज़रा महंगाई की तरफ हम आ जाएँ, तो महंगाई का भी एक कहा जा रहा है कि तूफ़ान जो है वो आने वाला है। और वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत जो है वो मान ली, जिसके बाद $6 अरब के कर्ज़े का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली का इम्कान भी पैदा हो गया। अच्छा, आलमी इदारे की जो शराइत हैं उसके मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी होगी, मज़ीद आशरा सूद और टैक्स नेट बढ़ाना होगा, निजकारी और पावर सेक्टर इस्लाहात से मुतालिक शराइत पर भी अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ये भी बता रहे हैं कि $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान तमाम शराइत मानने के लिए अब तैयार भी है। अच्छा, एक जानिब हुकूमत जो है वो IMF से कामयाब मुज़ाकरात की नवीद सुना रही है, तो दूसरी तरफ मुआशी माहिरीन तबाहकुन इक़्तिसादी मुश्किलात की पेश गोई भी कर रहे हैं। और माहिरीन कहते हैं
कि IMF की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में पाकिस्तानियों का जो मुआशी कत्लेआम वो हो रहा है? हाँ जी, बात कर लेंगे। मेंबर मुआशी एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम ये देखें जब भी IMF की जानिब से हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएँ या कुछ हमारे से डिमांड्स होती हैं, डू मोर का मुतालबा होता है, किस्त हमें मिल रही होती है, तो हमें थोड़ी सी महंगाई का सामना तो करना पड़ रहा होता है। अभी ये जो मामलात हैं, आप समझते हैं कि किस्त के बाद वाकई ऐसे होंगे, मज़ीद महंगाई बढ़ सकती है, रुपया मज़ीद डिवैल्यू हो सकता है? मेरा ख्याल थोड़ा सा इससे कॉन्ट्ररी है। मेरा ख्याल है शायद रुपया जो है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास रिजर्व्स में $1 बिलियन आते हैं और वर्ल्ड बैंक और ADB के सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी शुरू होते हैं IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के बाद, तो इनफैक्ट पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो मजबूत होंगे, और अगर मजबूत होते हैं तो ये एक पॉजिटिव वाइब होगी जो करेंसी मार्केट के लिए कि वहाँ पे थोड़ा से रुपए में स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिले। हाँ, अलबत्ता जो इसके फ्लिप साइड है वो ये है कि पाकिस्तान को अपना एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो कंटेन करना है। वो IMF में रहें या IMF में ना हो, वो 2.6 ट्रिलियन रुपीस के बराबर जो इस वक्त एनर्जी सर्कुलर डेट पहुंचा हुआ उसको रोकना होगा। और जिस तरह की हार्श विंटर है और जिस तरह का फ्यूल प्राइसेस जा रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, शायद वहाँ पे एक पिंच जो है वो फील होगा, और वहाँ पे गवर्नमेंट को जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा मज़ीद प्रोएक्टिव रोल जो है वो प्ले करना होगा। जब हम जी बिल्कुल। अच्छा सुलैरी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो IMF से बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ें थी जो कि अहम थी इसमें? दो तीन चीज़ें हैं ना इसमें हम, जो कि हर प्रोग्राम में पाकिस्तान को हॉन्ट करती हैं। एक तो एनर्जी सर्कुलर डेट है, वो हर हुकूमत को तंग कर रहा है और इस वक्त वो करता रहा है, और इस वक्त वो 2.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा हुआ है। दूसरा, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, PIA है, रेलवेज है, डिस्कोज हैं, स्टील मिल है। ये भी हर हुकूमत को, अगर आप देखें पिछली 3-4 हुकूमतों को, तो हर हुकूमत को ये एजेंडा पॉइंट भी तंग करता रहा। पॉलिटिकल कंसेंसस ना होने की वजह से इस पे भी वो खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। तीसरा जो है वो रेवेन्यू का है कि रेवेन्यू टारगेट को कैसे इन्हांस किया जाए, जिसमें जो एग्जम्पशंस हैं उन पे IMF को एतराज़ होता है। और चौथी चीज़ जिस पे IMF इस दफ़ा बात कर रही है वो एक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट है कि जो सरकारी इदारे और उनके साथ वाबस्ता जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में रखने के बजाय वो एक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में रखें। इस पर तकरीबन 2.6 ट्रिलियन रुपए के लगभग है रकम, जो कि वफाकी और जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में रखे हैं, क्योंकि फिर उस रकम को T-बिल में इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और गवर्नमेंट का लॉस होता है। तो IMF ये भी कह रही है कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट बनाया जाए जिसमें सारी ठीक है। सुलैरी साहब, ये एक बता दीजिएगा कि आमतौर पर पाकिस्तान में अवाम का जो तासुर है वो सारी सूरत हाल में यही होता है कि जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, आम आदमी के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, आमतौर पर ये तासुर रखते हैं। दूसरा ये कि डिमांड्स जो IMF कर रहा होता है वो कितनी जायज़ होती हैं, और अगर अब जब किस्त अगली मिल रही होगी तो आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे उसके? देखिए, जो डिमांड है वो तो काफ़ी जायज़ होती है, लेकिन उन डिमांड का जो पेस होता है और जो सीक्वेंस होता है वो तंग करता है, क्योंकि पाकिस्तान को 21-22 प्रोग्राम जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में। तो हर प्रोग्राम जब नाकाम होता है या जब अधूरा रहता है तो IMF अगली दफ़ा अपनी शराइत मज़ीद कड़ी कर देता है कि ये चीज़ें एडवांस में करें, उसके बाद पेमेंट मिलेगी। तो वो उसका जो पेस होता है, कितनी जल्दी सारी चीज़ें करना, और उसका जो सीक्वेंस होता है वो तंग करता है। और वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हर वो मुल्क जो कि IMF के साथ कमिट करके कमिटमेंट पूरी नहीं करता, हर जगह यही हाल होता है। अदरवाइज वो जो बात करते हैं वो कोई इतनी नाजायज़ नहीं करते कि जी आप अपने एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करें, या आप जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनमें रिफॉर्म लेके आए, या पैसे कमर्शियल बैंक्स में रखने की बजाय डिपार्टमेंट्स के उसको एक सिंगल अकाउंट में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बुरी नहीं है, सिर्फ इनकी जो
सीक्वेंसिंग है और उसका जो पेस है वो बुरा है और वो तंग करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। सबसे बड़े पाक से आप गुफ्तगू कर रहे थे और रिसर्च IMF की जो कुछ डिमांड्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी आगे चलते हैं जी। एक अच्छी खबर साथ और भी है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम अब रोशन किया और अमेरिका की मोतबर तरीन जामिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया के 2% मुमताज़ साइंसदानों की फहरिस्त जारी की है। क्या बात है, 1 लाख से ज़ायद साइंसदानों की इस फहरिस्त में 17 जो हैं वो पाकिस्तानी साइंसदान शामिल हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस फहरिस्त में साइंस के हर शोबे के सबसे ज़्यादा हवाला दिए जाने वाले साइंसदानों को शामिल किया गया है। हाँ जी, इसके लिए जराइद का जो डेटा है उसको मुरतब करने वाले डेटाबेस के अदाद शुमार की मदद ली गई है और आलमी तहकीक में लाखों मकालों के बावजूद जामिया पंजाब के साइंसदानों का इंतखाब होना पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है और इस फहरिस्त में शामिल होने से हमारी यूनिवर्सिटीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि आलमी रैंकिंग जो है वो भी बेहतर होगी। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हमने बात की है फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के डीन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक आपका भी नाम इस फहरिस्त में शामिल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनकी टीम है। उन्होंने ये डेटाबेस बनाया, पिछले साल भी बनाया था, इस साल उन्होंने उसका अपडेट जारी किया है। तो इसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से कुछ नाम आए हैं जिसमें से 17 नाम पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है प्रोफेसर, पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए अपने लिए भी और दीगर जो हमारे असातिज़ा हैं जिनका प्रोफेसर्स हैं उनका नाम अंदर आया है उनके लिए भी मुबारकबाद वसूल कीजिए। ये कितनी अच्छी बात है, मतलब कि आप समझते हैं कि इससे तालीम का मयार भी बेहतर होगा, कितना फ़र्क पड़ रहा होता है और फिर जो दीगर प्रोफेसर हज़रात होते हैं उनको भी जो है कुछ मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी ऐसे मकालाजात जो हैं वो लिखने हैं कि जिसके बाद हमारा नाम भी ऐसी फहरिस्तों में आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल बात ये है कि हमारे जो रिसर्चर हैं उनकी रिसर्च की क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों इसमें मेजर किए जाते हैं। ये जो साइटेशंस होती हैं ये क्वांटिटेटिव मेजर होने के साथ साथ क्वालिटेटिव मेजर भी है कि आप जब एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल जर्नल में तो उसको कितने लोग जो हैं वो अपने आर्टिकल्स में साइट करते हैं। तो ज़्यादातर जो इसमें जिन्होंने कैलकुलेशन की है इस बात को सामने रखा गया है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि दूसरे रिसर्चर्स के लिए और प्रोफेसर्स के लिए भी मोटिवेशन होती है। पिछले साल भी ये लिस्ट आई थी, हमारे उसमें 9 लोगों के नाम थे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइस चांसलर और हमारी इंसामिया की जो पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में हमारी तादाद बढ़ी है इसमें इस लिस्ट में और ये टॉप के 2% लोग हैं सारी दुनिया में और डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ के हैं। और पिछले साल भी मीडिया पे हाईलाइट हुआ ये सारा, तो उसके नतीजे में मोटिवेशन हुई और आज आपने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी के 8 लोग और इसमें शामिल हो गए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा प्रोफेसर, पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो ख़ास तौर पर अपनी फैकल्टी पर रिसर्च के हवाले से कितना ज़्यादा फोकस करती है? देखिए हमारे यहाँ जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत हाई है। हम कोई 47,000 स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान भर में जो सबसे कम फ़ी है स्टूडेंट्स के लिए वो हमारी यूनिवर्सिटी की है। तो हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को यहाँ पे कैटर कर रहे हैं। जी। इसके साथ साथ हमारा फोकस रिसर्च पर भी है और हमारे जो हैं वो इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे साइट होते हैं। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, ये भी ज़रा बता दीजिएगा, तनकीद ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर तो जी किसी को रिसर्च करनी नहीं आती है। क्यों? एक वजह तो उसकी ये है कि यहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं है कि रिसर्च की जा सके, दूसरा तरीक़ाकार नहीं है, वैसे प्रोफेसर्स मौजूद नहीं हैं, उस तरह का काम नहीं हो रहा होता है। ये सारी तनकीद हो रही होती है, लेकिन फिर जब इस तरह से कोई फहरिस्त सामने आए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये जो 2% साइंटिस्ट पूरी दुनिया से इकट्ठे किए उसमें तादाद का बढ़ना, ये दोनों भी आपस में फिर जो है हमें मैच करती बातें नज़र नहीं आ रही होती। तो क्या वो तनकीद दुरुस्त है किसी हद तक जो की जा रही होती है? देखिए तनकीद तो इस लिहाज से दुरुस्त है कि अगर दुनिया की कौमों के अंदर हमारा शुमार किया जाए तो हमारे यहाँ रिसर्च की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी तो नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग फंडिंग इसके लिए कम देते हैं। यानी बैसियत कौम भी फंडिंग कम है, बिजनेस साइड से जो फंडिंग आनी है वो भी कम है, इसके अलावा गवर्नमेंट साइड से जो फंडिंग आनी है उसमें भी कमी है। तो हमारे हालात बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी कौम अपनी सलाहियतों के एतबार से अभी कल रात आपने देखा कि हम एक अपने से बड़े मुल्क के जो टीम है उसको हराने में किस आसानी से कामयाब हो गए। तो बात यह है कि पाकिस्तानी कौम अपनी सलाहियतों में किसी से पीछे नहीं है। और मैं एक मिसाल यहाँ ज़रूर दूंगा कि हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट इस मुल्क का कि जिसके लिए फंडिंग की गई
और बेतहाशा फंडिंग की गई, तो वहाँ हमने कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़े हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क के प्रोग्राम से कम नहीं है, और हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दुनिया से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। और वजह उसकी वही है कि जिसको हमने अपनी प्रायोरिटी पे रखा, अपनी तरजीह पे रखा, उसमें पाकिस्तानियों ने कमाल करके दिखाया। बिल्कुल ऐसी है, पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद है। प्रोफेसर, हम अगर मुस्तकबिल की बात कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें ख़ास तौर पर, तो रिसर्च की अगर हम देखें तो उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाने चाहिए और क्या क्या किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पे देखें, वाइस चांसलर जो हैं और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है वो एनकरेजमेंट की हद तक तो काफ़ी जो है वो कोशिश कर रही है, असातिज़ा को अच्छा माहौल दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ भी अच्छी लैब्स होनी चाहिए। लैब्स की सख्त कमी है और डेवलपमेंट का बजट जो है वो यूनिवर्सिटी का ना होने के बराबर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट की साइड से जो फंडिंग आनी है। हमारे यहाँ ये भी है कि हम गरीब तालिब इल्मों को देखते हुए फ़ी में इजाफा भी नहीं करते। हमारे यहाँ कोई 2001 के बाद कभी फ़ीस नहीं बढ़ी, तो हम बजाय तालिब इल्मों से पैसे ज़्यादा इकट्ठे करने के अगर हमें गवर्नमेंट फंडिंग करे तो हमारे हालात यहाँ के बेहतर हो सकते हैं। हमें लैब्स चाहिए, अच्छी लाइब्रेरीज चाहिए, और हर चीज़ आप लोग जानते हैं कि महंगी से महंगी होती जा रही है दुनिया की मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर, आखिर में हमें ये भी बता दीजिएगा, जो रिसर्चर्स आपको सुन रहे हैं, नौजवान हैं, उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए उनको? देखिए जी, रिसर्च मेथड्स के लिए तो हम लोग उन्हें गाइड करते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे रिसर्च मेथड्स के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। मैंने खुद अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें बिल्कुल फ्री कॉस्ट जो है मैं रिसर्च मेथड्स के मौजू पर लेक्चर रिकॉर्ड करके रखता हूँ। इसके अलावा ये है कि उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि रिसर्च का काम एक बड़ा सीरियस किस्म का काम है, बड़ी कमिटमेंट इसमें चाहिए। तो हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो बड़े कमिटेड हों, सीरियस हों और अपनी एनर्जी इसमें लगाएं। रिसर्च का जो काम है वो बहुत जल्दी पे बैक नहीं करता, लेकिन ये है कि जब भी पे बैक करता है बहुत अच्छा पे बैक करता है। ठीक है प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा और तमाम प्रोफेसर हज़रात जिनका नाम इस फहरिस्त के अंदर आया है, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे कुछ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने कराची में भी फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फ़ैसला जो है उसको खुशाइंद भी करार दिया। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुल्क में तवील अरसे से तमाम सूबों में बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल था, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार भी रहे, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह दीगर सूबों में, ख़ुसूस अगर उन्होंने कराची की बात की, कि कराची में भी फ़ौरी बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान भी करें, ताकि 3 करोड़ से ज़्यादा जो आवाम है उसके बेशुमार मसाइल हैं उनका जो हल है वो निकलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, और कराची में बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाया जाए तभी ये सब मुमकिन हो सकता है। मेयर के इंतखाब के हवाले से उनका कहना है कि ये बराह रास्त होना चाहिए और इसके लिए मौजूदा बल्दियाती एक्ट में थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी। देखा जाए तो इस वक्त कराची क्या पूरे सिंध को बल्दियाती निज़ाम से महरूम किया गया है, मगर लगता है सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखती, और दिलचस्पी कोई अपोजिशन की भी खास तौर पर हमें मजमूई तौर पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब मशरूत उसको कर दिया गया है आपने सेंसस के साथ, आपने मरदमशुमारी के साथ, नई मरदमशुमारी के साथ, तो फिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि इस वक्त सिंध के तमाम बल्दियाती इदारे सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं, और सिंध हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात में अच्छा, इसकी मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटर वो कह रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं, और दरअसल बल्दिया के जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले शोबे हैं उसकी ख़ास दिलचस्पी का महवर भी है। चनाचे वो सूबों में ब्यूरोक्रेट्स के जरिए अपनी मनमानी जारी रखना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बातें की जा रही हैं। हुकूमत को तो हमेशा स्टेटस को जो है वो सूट कर रहा होता है, तो ये अपोजिशन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसमें संजीदा नजर आए। अब जमात इस्लामी ने बात की है, इस हवाले से बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये आपको दीगर अपोजिशन जमातें भी संजीदा नज़र आ रही हैं? बिल्कुल मुतालबा तो दुरुस्त है, बल्दियाती इंतखाबात हों तभी समझा जाता है कि अवाम के जो मसाइल हैं हल हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, अपोजिशन जमातों का तो मसला ये रहा ना
कि जो सिंध की अपोजिशन है वो पीटीआई और एमक्यूएम पर मुश्तमिल है, और पीटीआई और एमक्यूएम की वफाकी हुकूमत है, और पीटीआई केपी और पंजाब में बल्दियाती इंतखाब नहीं करा रही। वो तो बड़ी मुश्किल से अभी इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक डेट ले ली है, वरना वो तो भाग रहे थे, नहीं करवाना चाहते थे। इन सियासी जमातों का मसला ही ये है कि बाहिर सियासी जमातें हैं और जमहूरियत का राग अलापती हैं, और पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की बहुत बड़ी चैंपियन है। लेकिन जो जमहूरियत की नर्सरी है वो दो हैं, एक है स्टूडेंट यूनियन जिसमें जो है वो तकरीबन 37 साल से इलेक्शन नहीं हुए, और एक है बल्दियाती इंतखाब जो कभी जमहूरी हुकूमतें नहीं कराना चाहती। पिछली मरतबा भी कोर्ट के जरिए से हुआ था बल्दियाती इंतखाब, और इस मरतबा भी ये टाल रहे हैं। असल में मसला यह है कि सिंध में तो इन्होंने ऐसा बल्दियाती एक्ट अपनी अक्सरियत की वजह से पास कर लिया है, और वो अक्सरियत भी आपको मालूम है पीपल्स पार्टी की वडेरों की अक्सरियत है, वहां के मकामी सिंधियों बलोचों का इस्तेसाल करके वडेरे आ जाते हैं, अददी अक्सरियत ले लेते हैं, और उसका एक मरदमशुमारी भी उसका सबब है जिसमें मैं बाद में बात करता हूं। लेकिन ये करते क्या है, इन्होंने ऐसा एक्ट पास किया है जिसमें तमाम इख्तियारात इन्होंने वैसे ही सूबे के पास रखे हुए हैं। अब आप देखें जितने इदारे, 17 इदारे ऐसे हैं कम अज कम, बल्कि शायद ये फहरिस्त 22-23 तक चली जाए, जो बल्दिया के तहत आने चाहिए, जो कराची की जो या शहरों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत आने चाहिए। लेकिन इन्होंने एमडीए, एलडीए, इन्होंने केबीसीए था पहले, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इन्होंने एसबीसीए बना दिया, कचरा के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया, इन्होंने लियारी जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, रेवेन्यू के बोर्ड के तहत सारी सोसाइटियों पर ये कब्जा कर लेते हैं। इन्होंने मतलब किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है, और फिर उसके बाद जो रहा साहब बल्दियाती वो है उसका भी इलेक्शन नहीं कराते। तो हमारा पहला मुतालबा यही है कि फौरी बल्दियाती इंतखाब के साथ ही बाइख्तियार शहरी हुकूमत का एक्ट पास किया जाए। हम सजेशन दे रहे हैं, इन्होंने भाई जब इलेक्शन कमीशन ने बहुत जोर दिया तो नासिर शाह साहब का फोन खत आया है, हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हम बताना चाहते हैं कि आप मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करें, कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाए। ठीक है आप साहब, ये प्लीज बता दीजिएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन जब मेयर का हो रहा होगा, बराह रास्त इलेक्शन हो रहा होगा, एक तो उसका फायदा क्या होगा, ये एक बता दीजिए। दूसरा, क्या जो गुज़श्ता मरदमशुमारी हुई है नई मरदमशुमारी के तहत नहीं, क्योंकि उसमें तो वक्त लगेगा, गुज़श्ता मरदमशुमारी के तहत ही ये करवा दिए जाएं? देखें, पहले मरदमशुमारी की बात करता हूं। जो लास्ट कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए हैं वो इस मरदमशुमारी के पर हुए हैं कि जो नोटिफाई अभी की गई है, ठीक है ना, जबकि उस वक्त वो नोटिफाई भी नहीं की गई थी। तो जब कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात उसमें मरदमशुमारी पे हो सकते हैं जो नोटिफाई भी नहीं की गई, तो अब तो नोटिफिकेशन आ गया। अब मुझे और आपको इत्तेफाक हो या इख्तलाफ हो, नोटिफिकेशन तो आ चुका है ना, तो अब पीपल्स पार्टी किस बात का उज़्र कर रही है? तो ये तो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर ये बात कह रहे हैं। और फिर पीपल्स पार्टी ने कितना संजीदगी से इस मरदमशुमारी के मसले पर बात की है। सिर्फ सीसीआई में जो है वो आपने इख्तलाफी नोट लगाया है, बाकी उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया। जितना आप अपने जो है वो लोगों के बचाने के लिए जो है वो एहतजाज करते हैं, कम से कम उतने ही एहतजाज कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, और हम चाहते हैं कि फौरी बल्दियाती इंतखाब हो। मरदमशुमारी का जहां तक मामला, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गलत है, और सिंध में पीपल्स पार्टी कहती तो है कि सिंध की मरदमशुमारी कम हुई है, लेकिन उसको ये कहते हुए इनके पेट में मरोड़ और जुबानों में कुछ मेरे ख्याल परेशानी होती है, लुकनत आ जाती है जब ये कहें कि कराची की मरदमशुमारी के ऊपर डंडी मारी गई है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कराची को तो ये ऑन ही नहीं करते। हमें तो बड़ी तवक्को थी कि शायद इमरान खान साहब कुछ करेंगे, 3 साल में पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो 3 साल हो गए, पता चल गया कि कराची से हो रहे होते, कराची में बाकी सूबों में तो हमें तैयारियां भी नजर आ रही हैं, वहाँ हो रही हैं, लेकिन सिंध में हमें ये चीजें नजर नहीं आ रही। अगर नहीं हो रही होती तो क्या जमात इस्लामी जो है वो अदालत से रुजू करेगी? दोनों काम करेंगे, अदालत से भी रुजू कर रहे हैं इंशाल्लाह फौरन अनकरीब, और उसके साथ साथ जो है वो हम एहतजाज भी करेंगे, इसलिए कि हमारा और ये सूबे के साथ तमाम अवाम का आईनी हक है कि लोकल, देखें जब तक आप लोकल बॉडीज के इंतखाब नहीं कराएंगे, ग्रास रूट लेवल के इश्यूज होते हैं, हर काम जो है वो ऊपर से नहीं किया जा सकता। और जितनी जिस करप्शन का लेवल ऊपर की सतह पर मौजूद है, उसमें जब तक नीचे की सतह की लीडरशिप, मैं कहता हूं आप पीपल्स पार्टी कहती है ना कि कराची पे हम जीत जाएंगे, तो बल्दियाती इंतखाब क्यों नहीं कराते? मतलब अगर आपको इतना ही इल्जाम है कि आपने कराची फतह कर लिया है, तो आप इंतखाब कराइए ना, आप जबरदस्ती डिक्टेटरशिप के जरिए। और फिर देखें इनका जो माइंड सेट है पीपल्स पार्टी का, कराची के ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेन स्ट्रीम कराची इस बात को जानता है कि पीपल्स पार्टी कराची दोस्त पार्टी के तौर पर बिहेव नहीं करती। इनके माइंडसेट में तासुब है। अगर ये कराची दोस्त के तौर पर बिहेव करते ना, तो कराची के नौजवानों को मुलाजमतें देते, लिए लिसानियत और तासुब के अड्डे नहीं बना देते सिंध सेक्रेटेरिएट को और तमाम इदारों को जहां पर कराची के लोग जो है वो धक्के खाते हैं। आपको लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब साहब के जरिए कोशिश कर रही है कि कराची के लिए कुछ काम किया जाए, कि हमारे पास इधर से सीट्स नहीं होती हैं, अगले इलेक्शन में कुछ फायदा होगा? अपोजिशन का ये एतराज़ रहा है मुर्तजा वहाब साहब के ऊपर कि पीपल्स पार्टी कुछ काम करके इलेक्शन के करीब
यहाँ से सीट्स निकालना चाहती है, सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आप भी एग्री करते हैं कि कुछ काम हो जाएगा शायद इन 1-1.5 सालों में? नहीं, देखें अब हमारे पास बस यही रह गया है कि जब कोई इलेक्शन करीब आए तो ये लोग जो हैं वो हमें खैरात के तौर पर चंद ऐसी सड़कें बना दें जो इलेक्शन के बाद बह जाएं, जिसका हमने जहांगीर रोड आकर देख लीजिए आप और आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं गोलीमार की चौरंगी से आ रहा हूं, वहां से नाज़माबाद से, नॉर्थ नाज़माबाद से, तो वो 2 दफा जो है ना वो जो पाइपलाइन डली थी उस पर 2 दफा कारपेटिंग हुई है और दोनों दफा बैठ गई है, अभी भी बैठी हुई है। तो ये काम कर रहे हैं ये। तो कहने का मकसद ये है कि देखें मुर्तजा वहाब साहब का तो सिर्फ चेहरा है, वो एक अच्छे आदमी, हम जानते हैं उनको, पढ़े लिखे आदमी है, उनका चेहरा है, पीछे वडेरे हैं, माइंडसेट वही है, करप्शन वही है, लूटमार वही है, और चंद कॉस्मेटिक काम करके कराची के मसले एड्रेस नहीं हो सकते। कराची का मसला तो कराची सर्कुलर रेलवे के जरिए एड्रेस होता है। विफाक सिर्फ जाली इफ्तिताह करता है, सूबा जो है वो उसमें रुकावटें डालता है, उनको भी पता है कि ये काम आगे नहीं बढ़ेगा, और इफ्तिताह पे इफ्तिताह पिछले 14 साल से हो रहे हैं, ये मसला आगे नहीं बढ़ रहा। आज भी चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में आज ये ज़ेर बहस है कि KCR पे आपने क्या किया, आपने नालों की सफाई का क्या किया, आपने जो पटरियां हैं उनकी बहाली का क्या किया, आपने सड़कें कितनी बनाई। तो इतने मसले हैं कराची के, लेकिन ये पीपल्स पार्टी 13 साल से मुसलसल बरसर इख्तिदार है। आप देखें तो सही क्या कर रही है। इसलिए बाइख्तियार शहरी हुकूमत जिसमें कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट का दर्जा मिले, लेकिन प्रेशर बिल्ड करने के लिए कम से कम ऑपोजिशन को तो एक होना होगा। आप कह रहे हैं कि आप एहतजाज की तरफ यानी कि अवाम में भी जाएंगे, आप अदालत में भी जाएंगे, लेकिन क्या आप ऑपोजिशन के पास भी जाएंगे, दीगर पार्टीज के पास, कि आप भी हमारे साथ आ जाएं? क्योंकि उनको भी मरदमशुमारी का एक मसला है, वो भी कहते हैं कि जी कि ये मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं है, इसके तहत तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। देखें जो सिंध की जो अपोजिशन है ना वो विफाक की हुकूमत है। जी जी। ये जो MQM इस वक्त तो एतराज इसलिए कर रहे हैं कि ISI और आर्मी चीफ का मसला है तो इसमें शायद पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वैसे MQM वालों को पता होना चाहिए 2 घरों का जो मेहमान होता है ना वो भूखा ही जाता है। अभी उनकी सेटिंग हो जाएगी और ये पता नहीं कहाँ खड़े हुए होंगे। इसलिए उनको तो मैं आपको बता रहा हूं उनका प्रॉब्लम दूसरा है। उन्हें हर हुकूमत ने ब्लैकमेलिंग करनी होती है अपनी वजारतें बढ़ाने के लिए, और ये बात अब कराची के लोग देख चुके हैं। मुझे MQM पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो MQM के वर्कर्स से अलायंस कर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी के कराची दोस्त वर्कर्स से अलायंस कर रहे हैं। हम जो है वो PTI के कराची दोस्त वर्कर्स से, और वो जो देख रहे हैं कि इनकी पार्टियां कराची को ऑन नहीं कर रही, सिर्फ कॉस्मेटिक्स इक़दामात और ऐलानात और झूठे आदाद शुमार और 1100 अरब रुपए के पैकेज, इतना बड़ा मैंडेट PTI को दिया कराची के नौजवानों ने, खवातीन ने, मर्दों ने, और उसके बाद उन्होंने 3 साल में कराची के लिए कोई एक नया प्रोजेक्ट नहीं किया, और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें 10% काम में इजाफा नहीं किया। अभी नवंबर में ग्रीन लाइन का इन्होंने कहा हुआ है ना, तो आप मुझे बताइए 80 बसें खैरात की देकर आप एहसान कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए में से आपने 5 अरब भी खर्च नहीं किए अब तक, और फिर हमें कहते हैं कि आप जो है हम कराची की खिदमत करेंगे। इसलिए अब कराची के लोग समझ गए, अब रिफ्लेक्शन नजर आना शुरू हो गया। आपने देख लिया कैंटोनमेंट के इंतखाबात में कराची असल की तरफ लौट रहा है, जमात इस्लामी की तरफ लोगों ने एतमाद किया है। जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। इंशाल्लाह इस पूरी तहरीक को भी चलाएंगे और इलेक्शन भी जीतेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब, सुपर पाकिस्तान से आप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में देखिए कि जो चीज़ें हैं वो किसी और तरफ असल की तरफ वापस आ रही हैं, कह रहे हैं हमारी तरफ जो है वो वापस आ रही हैं, और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए मेयर का कराची के लिए, ये उनका मुतालबा है। और अगर कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी अब हो गया है, तो उसी मरदमशुमारी के तहत हो जाए ताकि मसाइल तो हल हों, मरदमशुमारी फिर होती रहेगी और उसके तहत फिर अगले इलेक्शन भी हो जाएंगे। ये उनकी राय है। खैर हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की कुछ मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। अपोजिशन जमातों के बाद अब ताजिरों ने भी सड़कों पर आने का ऐलान किया। अच्छा, दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों की तनसीब के खिलाफ ताजिरों ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना देने का ऐलान कर दिया, और ताजिरों ने दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स लगाने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि 26 अक्टूबर को एहतजाज जो है वो हम लोग करेंगे। ये फैसला ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। वाज़े भी किया उन्होंने कि हुकूमत तशद्दुद करे या जो मर्जी रास्ता अपनाए, हम किसी सूरत अपने मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और रहनुमा मजीद ये कह रहे थे कि हुकूमत क्यों दुकानों पर डिवाइस लगाने पर जिद कर रही है, डिवाइस के पीछे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन छुपी हुई है। बिल्कुल, हुकूमत ने FBR को पुलिस के इख्तियार दे दिए हैं और हर ताजिर जो है वो टैक्स अदा कर रहा है ऑलरेडी। FBR जानबूझकर मुतनाज़ कवानीन बनवाता है, और उनका कहना था कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और ऑल रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी महंगाई के खिलाफ ताजिरों के धरने में भरपूर शिरकत करने का ऐलान किया है। हम बात कर लेते हैं मरकज़ी रहनुमा अंजुमन ताजरान सिंध के जावेद साहब, जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जावेद कुरैशी साहब, इस मामले पर पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई है
उम्मीद थी कि शायद कुछ मामलात सेटल हो जाएंगे, कोई रब्ता नहीं हुआ आप लोगों से, कोई बातचीत नहीं हुई, आपने क्या लाएमल तरतीब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को कल जिस तरीके से हम पाकिस्तानी टीम ने भारत को जो शिकस्त दी है उसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान। अच्छा क्रैश साहब, ऑन अ लाइटर नोट, उसी खुशी, इतनी खुशी है, उसी खुशी के लिए आप लोग एहतजाज ना करेंगे जी कि हम इतने खुश हैं कि अब हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे? चले जी, अब आ जाते हैं ताजरों के मसाइल की तरफ, थोड़ी बात कर लेते हैं। जी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमजा साहब देखिए, बात ये है कि हुकूमत हमसे ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कि समझते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। हमने बार बार उन्हें कहा है कि हम टेबल पे बैठने के लिए तैयार है, बराए मेहरबानी एफबीआर को कहें अपना किबला दुरुस्त करे। ऑलरेडी ताजिर टैक्स दे रहा है, अब पॉइंट ऑफ सेल के नाम से ताजिरों की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो हम बार बार कह चुके हैं, हम इसे कतई मुस्तरद करते, हम किसी भी तरीके से ये हम कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख यानी कल फैजाबाद इंटरचेंज पे हमारा धरना होगा, और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा तब तक हुकूमत हमारे मुतालबात ना मान ले। हमारे पास इसके अलावा अब कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है। हुकूमत इस बात पर अड़ी हुई है, पूरे मुल्क को IMF के ऊपर गिरवी रख दिया गया है। जो शराइत वो रखते हैं ये फौरन उस शराइत को मान लेते हैं, और पाकिस्तानी कौम को इस टैक्स के दौरे तेरे निजाम में जाकर फंसा दिया जा। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये पैसा भी आवाम की जेब से निकलेगा, ताजिरों ने नहीं देना ये टैक्स भी। ये पैसे लेकिन आपके मुतालिबात हैं क्या, और कौन कौन सी शराइत आपने रखी हैं गवर्नमेंट के आगे? देखिए जी, हमने सबसे पहले तो इस हुकूमत के साथ अलमिया ये है, ये मुआहिदे करती है और फिर यू टर्न लेकर ये चली जाती है। पिछले लास्ट ईयर हमसे मुआहिदा किया इन्होंने कहा सिंगल पेज उर्दू और इंग्लिश के अंदर आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा अपना जो है टर्न आउट टैक्स जो है 0.25 पर की शरह पे हम लेकर आ जाएंगे। सही है। अभी जो हमारे जब उन्होंने कहा कि 50,000 से ऊपर की जो खरीदारी पे जो चेक की जो शराइत है वो भी हम उसके ऊपर भी नजरसानी करेंगे। एक मुतालबा हमारा नहीं माना गया। अब उसके बाद FBR ने नए ऐसे कवानीन बना दिए, पूरे मुल्क को सदारती ऑर्डिनेंस के तहत चलाया जा रहा है। महसूस ये होता है कि पार्लिमानी निजाम इस मुल्क से खत्म कर दिया गया है और सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस। अच्छा ठीक है, क्रैश साहब, हुकूमती नुमाइंदों से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है, कोई राबता हुआ है, वो आप लोगों से बात करने को तैयार है? हमारी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने अपनी जो पहले हमारा जो धरना था पिछले महीने, उस पे उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया था कि हम IMF के पास ये मुआहिदा कर चुके हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम ये चीज है। मुझे ये बात बताएं, हम दोहरे तीसरे टैक्स पे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हमें रजिस्ट्रेशन हमने सेल टैक्स पे करानी ही नहीं है, हम पर बनता ही नहीं है सेल टैक्स, तो हम किस तरीके से यानी इसके दायरे इख्तियार में हम आते हैं? और कौन सा मुल्क है ऑलरेडी जो माल हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो तो 17% सेल टैक्स देने के बाद हमारे पास आया है। पता नहीं हुकूमत किस किस्म की पॉलिसियां मुरतब कर रही है। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये डबल टैक्सेशन हो रही है कि हम पहले ही 17% जो है वो दिया जा रही है, वो दिया जा रहा है, और मजीद वो कहते हैं जी नहीं, उनका मौक़िफ़ एक ये भी है कि जी आप पे नहीं बनेगा, हम सेल टैक्स नहीं लेंगे। भाई 15 दिन में हमें रिटर्न दाखिल करनी होगी, हमें एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी कौन देगा? जरा सी गलती के पीछे हमें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ताजिर छोटा पढ़ा लिखा नहीं है कि वो सारे हिसाब मेंटेन कर ले, और फिर आपको टैक्स लेना है। ये जब माल फैक्ट्रियों से निकलता है, ये इंपोर्ट होकर आता है, तो सारे माल के ऊपर टैक्स देकर आता है। बगैर टैक्स के तो कोई माल भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में। एक साबुन की टिकिया भी आप परचेज करते, उसके ऊपर भी टैक्स है। आपके पास हर चीज खाने पीने की खुर्दनी ऑयल ले ले, दालें ले ले, आटा ले ले, किसके ऊपर टैक्स रही है? मुझे बताएं। टैक्स तो ले रही है गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर हुकूमत अगर ये डिवाइसेस नहीं होंगी तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किस तरीके से गवर्नमेंट का चल रहा होगा? FBR को कैसे मालूम हो रहा होगा कि छोटा ताजिर कितनी कमाई कर रहा है? क्या ये भी प्रॉब्लम अंदर मौजूद है? उस हवाले से भी क्लियर कर दें सर। नहीं, ऐसे हमजा साहब ऐसे नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, ऑलरेडी जो हमने बार बार ये कहा
पिछली अपने 3 साल पहले जब ये हुकूमत आई, हमने उन्हें कहा कि आप फिक्स टैक्स नाफिज कर दे इनकम टैक्स के तौर पे, और उससे आपका जो मुल्क को जो मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। हमसे मुआहिदा भी किया गया पिछले साल, उस पर अमल नहीं हुआ। अब उसकी दुकानदार की आप इनकम का लगाना चाहते हैं, आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपया एक फिक्स टैक्स पे नाफिज कर दें, और हमसे टेबल पे जो बैठ कर मामला तय हुए थे वो करे, वो रजिस्ट्रेशन में उसमें आ जाएंगे। ये कैसे कर दें? ऐसा नहीं, ये ज्यादा नहीं हो जाएगी कि एक ताजिर है कि जिसके ऊपर शायद वो 10,000, 20,000, 30,000 नहीं बन रहा, उसको भी देना पड़ेगा। एक वो है कि जिसके ऊपर 1.5 लाख बन रहा है, उसको भी 10,000 या 20,000 देना पड़ेगा। ये ज्यादा नहीं हो जाएगी छोटे ताजिर के साथ जिसका बन नहीं रहा, और दूसरा जो है वो हुकूमत से ज्यादती कर रहा होगा? नहीं, मैं शायद अपनी बात अपनी समझा ना सका। जी, हमारा कहने का मकसद है, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन टारगेट ये था कि 35 लाख लोग इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न जमा होगी, लेकिन ये 25-26 लाख की हुई है। यही शरह जो हमने जो तजवीज दी है, ये 1 करोड़ प्लस हो सकती है। जो ऑलरेडी इस वक्त 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहा, वो भी टैक्स नेट में आ जाएगा। हम तो इन्हें टैक्स देना चाहते हैं, आसान तरीकेकार के तहत देना चाहते हैं। हमने टैक्स से इनकार नहीं किया कि हम टैक्स नहीं देंगे। अब भाई बगैर टैक्स के मुल्क कैसे चलते हैं, आपकी मईशत कैसे चलेगी? लेकिन ये बात इन्हें समझ में नहीं आती। और आपने कहा किसी के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख बनता है, ऑलरेडी जो टैक्स के नेट में आता है बंदा, वो तो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स से इनकार तो नहीं किया, वो तो अभी भी दे रहा है। लेकिन आप ये देखें, जब आपका 25 लाख बंदा टैक्स देने वाला है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ तक आ जाएगा, तो हमें बताएं कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं कहता हूं कि ठीक है। खैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, मुतालबात नाज़रीन आपने उनके सुने, और वो यही कह रहे हैं कि कल जो है एहतजाज किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, और जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक जो है हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे, चाहे लाठी का इस्तेमाल किया जाए या जो भी हुकूमती हमारे साथ रवैया हो। लेकिन एक एतराज़ ये दुरुस्त है कि हमारे साथ किसी नुमाइंदे ने, हुकूमती नुमाइंदे ने बात ही नहीं किया है। खैर ये अब वो तो आगे पता लगेगा। खैर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड कि हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ हमने देखी है कि हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर हम लोगों ने बात की कि जी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम जो जरासीम हैं उनका मुकाबला भी डट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो कोविड है उससे हम लोग तभी बच सकते हैं जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किस तरह होगी? अच्छा खाने से। जैसे ही हमारी अच्छी सेहत होगी, अच्छा हम खाएँ पिएंगे, अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिसमें विटामिन हों, नमकियात वगैरह हों, तभी हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसे हम गुड इम्यूनिटी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सूरज की रोशनी की कमी और नाकिस खुराक जो है, विटामिन डी की कमी की 2 आम वजूहात समझी जाती हैं। और जिसमें जब विटामिन डी की कमी मतलब हो रही होती है तो खुश्क जिल्द का भी हमें सामना करना पड़ रहा होता है। विटामिन डी में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जिल्द को जरासीम और नुकसानदेह केमिकल से बचा रहा होता है, और इसकी कमी जिल्द पर कील महासों का सबब भी बन सकती है। बिल्कुल। इसी साथ अगर हम देखें तो विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को झुर्रियों और बारीक लकीरों की ज़ाहरी शक्ल का जो है वो भी सामना करना पड़ रहा होता है। उसके अलावा सूरज की रोशनी जो है वो जिस्म में विटामिन डी पैदा करने में, अगर सोर्सेज की बात करें ना कि हमें विटामिन डी कैसे मिल सकता है, तो वो सूरज की जो शुआएँ हैं उनसे हमें मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मछली, दूध, अंडे, फल, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी विटामिन डी का बहुत ज़्यादा एक अच्छा आप कह लें कि रिच सोर्स हैं। अब इन और चीज़ों से हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत अरीज हारून। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अरीज। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि विटामिन डी जब तक नहीं हमारी बॉडी में होगा तो जो हम कैल्शियम जो भी कैल्शियम लेते हैं ना, पहले तो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी हमारी बॉडी में। ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग दूध दही खाते रहते हैं और कहते हैं फिर भी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिसमें दर्द है, मसल में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं। अच्छा, विटामिन
प्रॉब्लम ये कि हम लोग समझते हैं कि हम बहुत सारी फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा। तो नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेड है विटामिन डी की। दूसरा, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। और अगर वो सनलाइट, और वो भी टाइम है फिक्स है, जैसे सुबह के वक्त आप जाएंगे तब वो एक्टिव होगी। ये नहीं कि हम दोपहर को 12 बजे जाके धूप में खड़े हो जाए हम क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि जैसे आप सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज निकल रहा होता है तो आप उस वक्त जाके वॉक करें तो वो बहुत अच्छा जो है ना आपका विटामिन डी एक्टिव करता है। तो एक्टिव फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। जब विटामिन डी अच्छी होगी, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी, स्किन अच्छी होगी, क्योंकि ये बेसिकली सेल की जो हम लोग रीजनरेट कहते हैं ना कि जो ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी बताए थे, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब स्किन रीग्रो करेगी तो फिर स्किन आएगी ना, न्यू स्किन आएगी, स्किन अच्छी होगी। तो रीग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है अरीज, जिस तरह से आप कह रही हैं कि नेचुरल सोर्सेज बहुत कम हैं, तो फिर यानी कि हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर हम सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे होंगे तो वो किस तरीके से हम उसका इंतखाब करेंगे, फैसला करेंगे? देखो, नेचुरल सोर्सेज कम है लेकिन नेचुरल सोर्सेज हैं बहुत अच्छी। जैसे आपने फिश का कहा, तो फिश बहुत अच्छी, जितनी फैटी फिश है, स्पेशली जो ट्यूना होती है, वो बहुत अच्छी सोर्स है। तो अगर हम सर्दियों में मछली इस्तेमाल करते हैं, मीट का इस्तेमाल करते हैं, अंडे की जर्दी बहुत अच्छी सोर्स है, वो लेते हैं, फैटी नट्स लेते हैं जिसमें जो गुड सोर्सेज ऑफ गुड फैट, तो वो हमारी विटामिन डी एक्टिव भी करेगी, सोर्स भी मिल जाएगी। वो लोग डेफिशिएंसी में जाते हैं ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली अगर कोई वेजिटेरियन डाइट फॉलो करे या बहुत कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स फॉलो करें, उनको फिर हम लोग चेक सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स आजकल क्या आ रहा है, एक डेली सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें डेली की डोज एडेड होती है। बूस्टर्स होते हैं इस तरह होता है कि आप मंथली या एवरी मंथ ट्वाइस आप ले सकते हैं तो वो आपकी पूरी कर देती है, इतनी नीड पूरी हो जाती है कि महीना या 15 दिन आपके बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। तो हम लोग सब एडवाइस करते हैं इसलिए, लेकिन वो एज रिलेटेड, नीड रिलेटेड होते हैं। हर एक उठा के ये नहीं कि मैंने क्योंकि विटामिन डी लेनी है तो मैं महीने वाली जो डोज है वो खा लूँ, ऐसे नहीं। तो ये पूछ के हमेशा किसी से लेना चाहिए कि आपकी कितनी नीड है, बिकॉज विटामिन डी उन विटामिन से है जिसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, यानी कि अगर वो रेंज से ज्यादा तो वो टॉक्सिक फॉर्म में चली जाएगी, वो आपके फिर ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होती है एंड हार्मफुल हो जाती है। अच्छा, हमें बताइएगा कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो एक आम शख्स को कैसे पता चल सकता है कि उसको विटामिन डी की कमी हो गई है और उसको या तो सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर इस तरह के सोर्सेज के पास जाना चाहिए जो कि विटामिन डी जनरेट कर रहे हों? देखो, विटामिन डी का बहुत जो सबसे पहला जो आता है ना, वो तो क्रैम्पिंग होती है, पेन होती है, हड्डियों में भी दर्द महसूस होती है, कमर में, टांगों में, तो वो बड़ी कॉमन कंप्लेन आती है। थकावट बहुत हो जाती है, हीट हो जाते हैं, जैसे सोकर उठेंगे लेकिन वो फ्रेश फील नहीं आएगी, फटीग फील आएगी, हो जाती है। अगर बच्चे होंगे तो बच्चों की डिफरेंट होती है, बच्चों की क्योंकि बोन्स फिर वीक होना शुरू हो जाती है ना, उनकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खत्म होती है, तो उनकी बोन्स, एक स्पेशल डिजीज होती है रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, यानी उनके रिब्स वगैरह बोन्स बेंड होना शुरू हो जाती हैं। ओल्ड एज होगा तो वही है कि जल्दी जो चीज़ आपको बोन पेन या जो आपकी बोन्स वीक होनी है वो 60 या 70 में वो अर्ली शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे कॉमन फटीग एंड टायर्डनेस एंड क्रैम्पिंग जो पेन आती है। अच्छा, ठीक है। जो डेफिशिएंसी जब होती है विटामिन डी की, तो क्या बालों पर भी असर पड़ रहा होता है उसका? बाल भी लोगों के गिरना शुरू हो जाते हैं? देखिए, रीग्रोथ करने के लिए सेल्स हमारे जितने भी हैं उसको रीजनरेट करने के लिए सारे विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। जितने मिनरल्स एंड टेस्ट वो रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर है, उसके लिए। तो अगर हमारी कोई भी चीज़ डेफिशिएंट होगी तो हमारे ये कॉमन सिम्टम्स हैं, हमारी बॉडी एक हिंट देती है कि अब आपके अंदर ये डेफिशिएंसी आगे से ज़्यादा हो, इंटरनली आपको इशू स्टार्ट हो, तो फिजिकली आपको जो है ना फील होना शुरू, हेयर फॉल है उसमें, स्किन खराब होना शुरू होती है, नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपको फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा अरीशा, में ये भी बताइएगा कि अगर हमने अपनी स्किन को फ्रेश रखना है, ये हमें यंग दिखना है, जिनके हर एक का बड़ा होता है, हर एक लड़कियों को क्या बात हो गई या तो हम ख़वातीन की बात कर लें या मर्दों की बात कर लें, हर कोई मतलब यंग दिखना चाहता है, तो विटामिन डी का कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए, विटामिन डी की बहुत इसलिए इम्पोर्टेंस है, जैसे वही बात आ गई स्किन की रीग्रोथ के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट ना, आप लेना ही लेना। उसके अलावा अगर आप जितने एक्टिव होंगे उतना आप यंग लगेंगे, आप उतने एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना आप एनर्जेटिक होंगे। तो विटामिन डी फटीग फीलिंग आती है ना, जो लोग काम नहीं कर सकते तो ना एक्सरसाइज कर सकते हैं ना वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंडली, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ वेट गेन वहाँ पे वैसे ही आप अपनी एज से बड़े लगना शुरू हो जाएंगे, यंग तो लगेंगे ही नहीं। तो आपने वेट कंट्रोल करने, क्योंकि विटामिन डी वो है जो हमारा गट सिस्टम अच्छा करेगी, तो गट सिस्टम अच्छा तो जो भी हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो वेट गेन भी स्टार्ट हो जाता है विटामिन डी
डी डेफिशिएंसी में। ठीक है अरीज, एक मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ ख़वातीन के अंदर डेफिशिएंसी होती है, ना बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी होती है, ना मर्दों के अंदर डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी की ज़रूरत भी सिर्फ ख़वातीन को ही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, धूप में बैठो सारा मसला हल हो जाएगा। इन सारे मिथ्स को ज़रा एक दफ़ा आप जो हैं एड्रेस कर दीजिए प्लीज़। डेफिशिएंसीज जो है ना वो किसी भी एज में किसी भी जेंडर में हो सकती है, ठीक है, मेल्स हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी एज में भी हो सकती है। तो बच्चों को होती है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आजकल हमारी ये है कि मदर्स को इसलिए कि मैटरनल जो होती है एक जनरेशन उन्होंने बढ़ानी है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेफिशिएंसीज बहुत हो रही हैं। तो वो क्या होता है कि जब डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाती है। हमारे आजकल पहले से होता था कि बच्चे 9-10 ईयर्स के हुए फिर उनको कोई सप्लीमेंट एडवाइस करते थे। आजकल हम लोग चेक करते हैं कि अगर ग्रोथ सही नहीं हो रही तो हम बहुत अर्ली एडवाइस कर देते हैं हम लोग सप्लीमेंट्स ना। तो वो ये कि बच्चे डेफिशिएंसी है और जैसे मैंने कहा बोन्स उनकी वीक हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती है, हाइट ग्रो नहीं करती और वो बच्चा थका थका रहता है, तो उसको आपने एडवाइस करनी है। इसी तरह जो आदमी है उनको भी ज़रूरत होती है। आदमियों का ये कि क्योंकि वो काम करते हैं और मीट लवर्स मेजॉरिटी होते हैं, तो वो किसी तरीके से, लेकिन डेफिशिएंसीज होती हैं, चेक कराते हैं। क्योंकि कोई आदमी है जिसकी एक रूटीन बड़ी अच्छी सी चल रही थी, वो कुछ अरसे के बाद कहता है कि मैं थक जाता हूँ, मैं सोकर उठता हूँ, मैं फ्रेश नहीं होता, या मेरी टांगों में दर्द, तो वी गो कि हम चेक प्लीज इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन की लेवल आ जाता है, हम एडवाइस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है अरीज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और हमें विटामिन डी जो है उसके बारे में बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना मतलब वो हार्मफुल हो सकती है और उसका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में होना चाहिए लाजमी तौर पर। अगर आपने अपने स्किन को फ्रेश रखना है और आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहें और आप सुबह फ्रेश उठे, तो विटामिन डी जो है वो अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश उठें और सर्दी आने वाली है, वो आपको वैसे ही फ्रेश उठने नहीं दे रही होती, आप सुस्ती के मारे हुए होते हैं और वो मौसम अब आता चला जा रहा है। जो गुज़श्ता 1-2 रोज़ पहले बारिशें हुई हैं, उससे थोड़ा सा मौसम तब्दील हो गया है और रात को तो अब सर्दी हो जाती है। भाई आपने फैन ऑफ किए कि नहीं किया? फैन ऑफ कर दिया जी, सारे फैन ऑफ कर दिए। कल मैच के बाद ऑन हो गए थे सारे, लेकिन फैन ऑफ कर दिया। लेकिन यह है कि यही बेहतर है कि आप फैन ऑफ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह हो रहा होता है कि हम लोग नहीं ऑफ कर रहे होते तो हम बीमार पड़ रहे होते हैं, जैसे कि मैं बीमार पड़ गई थी। हाँ, इकरा बीमार पड़ गई थी। इकरा एक हफ्ता हमारे साथ, तकरीबन 5 दिन हमारे साथ नहीं थी और अब इकरा ठीक हो गई हैं, वापस आ गई हैं और सबको कह रही हैं कि ये फ़ैन भी ऑफ़ कर दो, वो फ़ैन भी आप ना बीमार पड़ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। बर्फ़बारी भी हमें पता है कि जी के शुरू हो चुकी हुई है और ठंडी हवाएं हमें नॉर्थ में इससे आती हुई जो है वो महसूस हो रही हैं। हम बात करेंगे जी कि अब मौसम कैसा रहेगा, बारिशें कब होंगी, और साथ क्योंकि मौसम के साथ बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा है, अब डेंगू वायरस भी 15 से हमने नीचे आना है दर्जा हरारत से, तो फिर हमें उससे भी छुटकारा शायद मिल रहा होगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी सी खुनकी तो हो गई है और पंखे बंद भी करने पड़ रहे हैं रात को खुसूसी तौर पर। अब 2-4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद बारिशें हो सकती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये जो स्पेल था जी, ये आज तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। केपी के कुछ नॉर्थ वेस्ट इलाके हैं जैसे चित्राल, दीर और उससे मुल्का इलाके, एजेंसीज के जो हैं कोटा के, तो उसमें हो सकती है मजीद आज भी और हो सकता है कल भी कोई हल्की फुल्की हो। तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर आगे चंद एक दिन तो हफ्ता 10 दिन तक कह लें आप, कोई ऐसा खास स्पेल नहीं है। तो वही कोल्ड एयर दायरा है, एक दफा वेव निकल जाए तो उसके पीछे कोल्ड एयर आती है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि सर्दी बढ़ गई है। तो इस तरह से ही रहेगा अगले चंद दिन के, खासकर रात में और सुबह में ठंड बढ़ जाएगी और चूंकि हाई प्रेशर प्रिवेल करेगा और उसके बाद फिर नवंबर के पहले हफ्ते में कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले स्पेल का। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से हमजा भी बात कर रहा था कि डेंगू का, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं और सारे मतलब बात ये चीज़ हो रही है कि डेंगू तब ख़त्म होगा, जोर टूटेगा तब जब दर्जा है 15 तक आएगा। तो ये दर्जा है 15 तक कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, इसमें वही मिड ऑफ नवंबर के आसपास आप कह सकते हैं, यानी नवंबर में जो पहला स्पेल एक्सपेक्टेड है पहले हफ्ते में या पहले 10 दिनों में आप कह लें, तो उसके वो स्पेल गुजर जाएगा। यानी पहले 10 दिनों के बाद तो फिर कुछ टेम्परेचर नीचे, खासकर दिन के दर्जा हरारत उसमें फिर कम होने के इम्कान होगा। रात में तो खैर सर्दी हो जाएगी, लेकिन दिन के दर्जा हरारत फिर उस स्पेल के बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि कम होकर नीचे आएंगे। ठीक है सरदार साहब, साउथ के मौसम के बारे में थोड़ा सा बताएं। कराची का मौसम कैसा रहेगा, सिंध का मौसम कैसा रहेगा?
कराची और सिंध में तो ड्राई वेदर है जी। यहाँ सर्दियों में तो बारिश वारिश का कोई इम्कान ना होने के बराबर होता है, तो कोई भी नहीं है ऐसा इम्कान अभी। और वही कराची का टेम्परेचर रात के जो है ना 18 से 20 अगले दिनों में इस रेंज में रहने का इम्कान है, और बाकी सिंध में वही 15-16 इस रेंज में रहने का। और दिन में तो यहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं है अभी, वो तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में जाके होती है, तीसरे हफ्ते में या आखिरी हफ्ते में कुछ निस्बतन सर्द होता है मौसम। अलबत्ता रात में हल्की फुल्की, चूंकि ड्राई एयर एकदम प्रिवेल कर रही है अब, तो वो रात में खुनकी बढ़ जाती है रात में और सुबह में, तो वो रहेगी। ठीक, अच्छा सरदार साहब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जब गर्मियाँ आ रही होती हैं तो हम ये पूछ रहे होते हैं कि जी गर्मियाँ जो हैं वो लंबी तो नहीं हो जाएंगी, और जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तब हम ये भी पूछते हैं कि जी कि क्या सर्दियाँ लंबी होंगी ना। तो ये बता दीजिए कि सर्दियाँ जो हैं वो मतलब किस हमारा, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया हुआ है, महीने बदल गए हुए हैं, तो क्या कुछ प्रोलॉन्ग होंगी, क्या प्रिडिक्ट अभी किया जा रहा है? इसमें अभी कुछ हतमी तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि वो जो प्रॉपर पूरे सीजन की फोरकास्ट होती है वो दिसंबर में इशू की जाएगी, तो फिर ही कुछ बात की जा सकेगी, प्रोलॉन्ग करेगी कि नहीं। लेकिन फिलहाल की असेसमेंट आप कह लें, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कह लें, असेसमेंट कह लें कि कोई इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग होती हुई नहीं दिखाई देती, अनलेस के वही आपको पता है कि जो हमारे शुमाली इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर अगर बारिशों के स्पेल चलते रहे तो वो मार्च में क्या अप्रैल में भी कई इलाके सर्दी की जद में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो देखना होगा, सीजनल फोरकास्ट पे बेस करते हैं कि वो फिर मार्च टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च कैसा रहता है मौसम। लेकिन वही जनवरी फरवरी तक तो रहती है सर्दी अमूमन, फरवरी के आखिर तक। ठीक है सरदार साहब, नॉर्थ के हवाले से बता दीजिएगा और स्नो फॉलिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जब स्नो फॉलिंग होगी तो हम फिर नॉर्दर्न एरियाज के रुख भी करें। जी, ये जो स्पेल था मौजूद है, इसमें तो जितनी होनी थी हो चुकी है, मतलब कि कोई ज्यादा मेरे ख्याल में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हुई है, तो नवंबर में जो स्पेल है उसमें फिर आप तवक्को कर सकते हैं। हम देखें वो कितनी, जब हमारे एरिया के करीब वो मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा तो देखना होगा कि उसमें कितनी शिद्दत होती है, तो उसके नतीजे में स्नोफॉल फिर अच्छी हो सकती है। वो जाहिर है नवंबर के शुरू के दिनों में ही उसके बारे में आप बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे वाकई आप बात कर रहे थे मौसम कैसा रहेगा मुल्क भर का, वो आपने हमें बताया, तो अपने प्लान्स आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। जो पंखे बंद करवा रहे हैं वो बर्फ़बारी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कब बर्फ़बारी हो रही होगी जब हम वहाँ पर जा रहे होंगे। अल्लाह की शान है, हम क्या कह सकते हैं इस मामले में, पंखे सारों के बंद करवा रहे हैं। चले खैर हम आगे चलते हैं। कोई डीमोटिवेट हो गया, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने तहरीक अदम एतमाद पे राय शुमारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है, और उन्होंने अपने ट्विटर पर जो है ये बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि जी कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा अगर हम देखें, हमने डिमोटिवेट की बात की, उन्होंने उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। खैर उन्होंने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बता भी दिया, और उनको कहना था कि बहुत सी सोची समझी सियासी रुकावटों के बावजूद उन्होंने बलूचिस्तान की मजमूई हुक्मरानी और तरक्की के लिए अपना वक्त और तमन्नाई को एक समत में रखा, और इंशाअल्लाह एहतराम के साथ छोड़ना चाहूँगा, और ख़राब हुक्मरानी की तश्कील के साथ साथ उनके मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो मीम्स बन रही थी, अभी मैं इकरा के साथ शेयर कर रहा था, तो कायम अली शाह साहब की तस्वीर के ऊपर एक मीम बनी हुई थी, वो आपसे शेयर करते हैं कि वो पूछ ये रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, ये जाम कमाल आउट कैसे हो गए हैं। तो खैर हम बात करते हैं, किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत वालेकुम, बताइएगा ये कि तब्दीली बलूचिस्तान में तो आ रही है, और साबिक वज़ीर आला और स्पीकर जो हैं अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, वो थोड़े से मतलब लग रहे हैं कि सख्त उम्मीदवार हैं, और उन्हीं को नामज़द कर दिया गया। इस वक्त कोयटा का माहौल क्या है? जी बिल्कुल, ये तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के अब मनसब के लिए जो है वो जाम कमाल नहीं बल्कि कुद्दूस बुज़िंजो का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जाम कमाल ने तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी से कबल ही जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस्तीफ़े में उन्होंने फौरी तौर पर जो है गवर्नर बलूचिस्तान को इस्तीफ़ा भेजा, और वहाँ से ये इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो गया। जिसके बाद उन्होंने अपने मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद भी की। उनका ये कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश थी और एक लालच का एक मैदान था जिसमें वो जो है शामिल नहीं हो सकते,
और वो अपना जो है वो इस्तीफा देते। दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान थे, जो इस ओवरऑल कैंपेन का हिस्सा थे, और उनकी तरफ से अब जो है वो कुद्दूस बजिंजो जो कि स्पीकर है इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली के, उनका नाम वज़ीर आला के लिए फाइनल किया गया है, जबकि स्पीकर के लिए जान जमाली जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर मेंबर होंगे, उनका नाम जो है वो फाइनल किया गया है। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास जो है, जिसमें तहरीक दम-ए-तमाद के हवाले से जो रायशुमारी थी, उसका इजलास अब से कुछ देर बाद होने वाला है, जिसमें इस करारदाद को जो है वो निपटाया जाएगा, जबकि साथ ही साथ जो है वो नई काबीना के हवाले से भी जो है वो अहम फैसले जो है वो मुतवक्को है। तमाम तर सूबाई वुज़रा और जो मुशीरान थे उनके कलमदान उनसे वापस ले लिए गए, काबीना तहलील कर ली गई और मजीद 2 से 3 रोज में नई काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आप हमें बलूचिस्तान में हाल अब बनी उस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, जाम कमाल साहब ने वॉक ओवर दे दिया ना, अगर इसको कहा जाए कि उन्होंने वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो वॉक ओवर का बहुत ज़्यादा शोर भी चल रहा था। हरभजन सिंह ने वॉक ओवर जो है ना वो कहा था शुएब अख्तर को कि जी के आप जो है ना हमें वॉक ओवर ही दे दें क्योंकि आप लोग तो हमारे खिलाफ खेल ही नहीं सकते हैं। उसका जवाब अब दिया है शुएब अख्तर साहब ने, रावलपिंडी एक्सप्रेस ने। वो जवाब ज़रा हम आपको सुनाते हैं कि वो जवाब क्या दिया है शुएब अख्तर। हाँ बाजी, हरभजन सिंह वॉक ओवर लेना नहीं लेना? अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो। आप चेक कर लीजिए कि बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों आपस में। अच्छा, बड़े सीरियस, और वो मतलब वो सीरियस भी है और स्माइल भी उनके मुंह से आ रही है, मतलब लेकिन वो हंस नहीं रहे ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बड़े मज़े के अंदाज में उन्होंने टीज की है। खैर, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस वक्त मैच हुआ, पाकिस्तान जीत गया, तो उन्होंने एक और ट्वीट भी की, कहा कि कहाँ हो यार, आगे क्वेश्चन मार्क था, और हरभजन सिंह को उन्होंने टैग किया हुआ था, जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, कई मज़े की जो है वो ट्वीट्स इसके अंदर हो रही थी, इकरा, जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नाजरीन देख भी सकते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये था कि पाकिस्तानी टीम ने भी 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर लिए हैं। हाँ, ये बहुत मज़े का था वैसे। और इसके अलावा मुझे जो तुमने कायम अली शाह वाला बताया था, मुझे वो मज़े का लगा था। खैर, ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और ये चीज़ें ना हो रही हों तो फिर मेरा ख्याल है मैच का मज़ा उस तरह से नहीं आ रहा होता। जबकि इन सारी चीज़ों के बाद ऊपर से हम अगर देख लें कि ट्विटर पर ख़ास तौर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ था कल, तो और पाकिस्तान जिस तरह से जीता है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त। अच्छा, एक आखिरी मीम आपके साथ शेयर करके हम फिर इजाज़त चाहेंगे थी कि शोले मूवी का जो डायलॉग था वो बाबर की और रिजवान की तस्वीर है, और वो पूछ रहा है कि उस सरकार कितने आदमी थे, वो कहता है कि वो कहता है कितने आदमी थे, वो कहता है सरकार सिर्फ 2, यानी कि बाबर और रिजवान। तो उन्होंने जो है वो तबाही फेर दी थी। खैर, हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।